कुछ साल पहले मैं घिसे पिटे रास्ते से हटकर जंगल में घूम रहा था और मुझे बेहद जबरदस्त मीठी गंध का एहसास हुआ। नासमझ होने के कारण मैंने देखने के लिए झाड़ियां पीछे खींची और एक मृत शरीर पाया। वह आदमी स्पष्ट रूप से कुछ समय से वहां था और अच्छा नहीं दिख रहा था। पूरा सूझा हुआ और हरे तथा काले रंग का था और उसके कई टुकड़े बह रहे थे। स्थानीय वन्य जीव भी कुछ दिनों से अच्छा भोजन कर रहे थे। मैंने पुलिस को फोन किया, जिसने मुझे शव के साथ उनके आने तक इंतजार करने को कहा। बीच में होने के कारण उन्हें आने में थोड़ा समय लगा और अंधेरा हो गया और मैं काफी देर तक उनके साथ अंधेरे में ही बैठा रहा। पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद काफी समय तक मुझे उसके बारे में सपने आते रहे और वह मुझसे अच्छी बातें नहीं, बल्कि मुख्यतः यह कि वह किस प्रकार क्रोधित था कि मैंने उसके विश्राम स्थल में विघ्न डाला था और वह चाहता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। शायद यह सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन उस समय यह सब बहुत परेशान करने वाला था। वह अब भी समय समय पर मेरे सपनों में आता है और इसमें कोई शक नहीं कि इसे टाइप करने के बाद आज रात भी वह आएगा। ये घटना 2011 की है। मैं उस वक्त नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। कैब तक पहुंचने के लिए मुझे लगभग 10 मिनट तक पैदल चलना पड़ा, क्योंकि हमारी सड़क पर 4 पहिया वाहनों को रोकने के लिए सड़क पर एक अवरोध था। हमारे घर के सामने एक कब्रिस्तान था और पहली मंजिल पर होने के कारण मुझे साफ पता चल रहा था कि वहां क्या हो रहा है। एक रात जब मैं काम पर जा रहा था, मैंने उस व्यक्ति को कब्रिस्तान से आते देखा जो अंडरटेकर के रूप में काम करता था। शुरू में मुझे लगा कि वह कहीं और जा रहा है, लेकिन वह मेरे पास आया और पूछा, क्या तुमने उसे देखा? मैं भ्रमित हो गया और उससे पूछा कि वह किसकी बात कर रहा है। वह और भी क्रोधित हो गया और अपना प्रश्न दोहराया, तुमने उसे देखा या नहीं? यह मानते हुए कि वह नशे में होगा, मैंने बिना कुछ कहे वहां से चले जाने का फैसला किया। अगले दिन एक नया व्यक्ति कब्रिस्तान में था और वह पानी लेने के लिए हमारे घर आया। पिछले व्यक्ति के बारे में उत्सुकतावश मैंने उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ की। मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने मुझे बताया कि उस आदमी की 2 दिन पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसका दाह संस्कार 1 दिन पहले ही हुआ था। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सोच रहा था कि मैंने उसे पिछली रात कैसे देखा था जब 2 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। इस अनुभव ने मुझे भयभीत कर दिया और कुछ महीनों के बाद हमने उस जगह से हटने का फैसला किया। उस भयानक मुठभेड़ की याद आज भी मेरे मन में बसी हुई है। ये एक सच्ची घटना है जो हमारे साथ घटी है। हम हैदराबाद में एक कंपनी के लिए काम करते थे और हम ज्यादातर शाम से रात की शिफ्ट में काम करते थे और आधी रात के करीब 1-3 बजे के बीच कैब से घर वापस आते थे। ये घटना 2011 में हुई थी। मैं और मेरा सहकर्मी काफी मिलनसार थे और एक दूसरे के करीब थे और उसका घर शहर से बाहर एक दूर दराज के इलाके में था और हमें मुख्य सड़क से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी और वह गांव था। अभी एक शहर के रूप में विकसित हो रहा था, लेकिन इसके चारों ओर अभी भी बहुत सारे धान के खेत थे। मार्ग वास्तव में डरावना था जब अंधेरा हो गया, क्योंकि सड़क नैरो थी और आपको सड़क के किनारे बड़े पेड़ और धान के खेत दिखाई देंगे। तो जो ड्राइवर हमें घर तक ले जाता था, ज्यादातर हर दिन वही ड्राइवर होता था, लेकिन वह वास्तव में उस रूट पर गाड़ी चलाने से डरता था। इसलिए वह पहले मेरे सहकर्मी दोस्त को छोड़ता था और फिर मुझे छोड़ता था। हालांकि मेरा दोस्त कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसे अपने घर जाते समय कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। वह ज्यादातर समय अंधेरा होने के बाद अपनी बाइक से अपने घर जाता था, क्योंकि वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। लेकिन इस घटना के घटित होने के पिछले कुछ दिनों से किसी कारण से उसे अंधेरे के बाद बाइक चलाने या उस रास्ते से गुजरने में भी असहजता महसूस हो रही थी। एक दिन उसे ऑफिस देर से आना पड़ा और उसे अपनी बाइक से ऑफिस आना पड़ा और रात को अपनी बाइक से वापस घर जाना पड़ा। जब वह देर रात लगभग 3 बजे घर वापस जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब वह मेन रोड से ऊप सड़क पर अपने घर की ओर मुड़े
लगभग 1 किलोमीटर के बाद उन्होंने देखा कि एक घर में किसी की मृत्यु हो गई है और वहां महिलाएं जोर जोर से रो रही थीं, लेकिन उसे आसपास कोई लोग नजर नहीं आ रहे थे। वह घर भी एक पुराना घर था। इससे वह डर गया और वह तेजी से बाइक चलाकर अमीर घर की ओर जा रहा था। तभी उसने सड़क के बीच में एक महिला को देखा। उसने कहा कि वह दाहिनी ओर से बाईं ओर धान के खेतों से सड़क पार कर रही थी और वह सड़क के बीच में रुक गई और उसे देखा और चली गई। अगले ही दिन जब उसने यह बात बताई तो हम, ड्राइवर और मैं दोनों डर गए। हमने अपने सहकर्मी को छोड़ा और हम अपने घर की ओर चल पड़े। बहुत अंधेरा था, हम सड़क पर कुछ भी नहीं देख सकते थे, भले ही वह बहुत बड़ा हो, जब तक कि हम रोशनी के साथ भी 1-2 फीट की दूरी तक नहीं पहुंच गए। मैं और ड्राइवर दोनों उस घटना के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे और ड्राइवर ने एक डरावनी चीज से कुछ फीट की दूरी पर अचानक ब्रेक लगा दिया था। यह सड़क के बीच में खड़ी महिला थी। वह एक फटी हुई सफेद साड़ी, जर्जर बड़े बाल पहने हुए थी। वह वास्तव में डरावनी थी और एक हाथ में अपने पुराने कपड़े पकड़े हुए और दूसरे हाथ से अपने बालों को कर्ल करते हुए सड़क के बीच में खड़ी थी। हाथ और अंधेरे में मुस्कुरा रही थी। जब हमने कार रोकी तो वह हमारी ओर दौड़ कर आई। ड्राइवर और मैं जोर से चिल्लाए और ड्राइवर ने कार को रिवर्स किया और वह कार की ओर भागने लगी। तभी ड्राइवर ने कार का हॉर्न बजाया और वह खेतों में भाग गई। ये सब कुछ ही सेकंड में हो गया। हम वहां से बहुत तेजी से चले और हम आज तक इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि वह पागल औरत वास्तव में एक इंसान थी या कोई भूत। सुबह के समय और यहाँ तक कि अंधेरे के बाद भी जब लोग घूम रहे होते हैं, दिखाई नहीं देती थी आसपास, लेकिन यह केवल 9 बजे या उसके आसपास होता है और जब सड़कों पर कोई नहीं होता है तो यह महिला कहीं से आती है और फिर वह हवा में गायब हो जाती है। इसके अलावा कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि वे उस गांव में 30 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उसे रात के दौरान उस समय पर देखा था। रूही ने स्कूल की पढ़ाई खत्म करके जोगिंद्र नगर के एक निजी कॉलेज में नर्सिंग के कोर्स में दाखिला लिया था। सितंबर के महीने में कॉलेज में क्लास शुरू होनी थी। रूही अपनी कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ के लिए बड़ी एक्साइटेड थी। रूही हमेशा से हॉस्टल लाइफ का मजा लेना चाहती थी। जब हम रूही को उसके हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे तो वो बड़ी खुश थी। जहां एक तरफ उसके माता पिता उसकी चिंता कर रहे थे, वहीं रूही अभी से अपने कॉलेज लाइफ के ख्यालों में डूबी हुई थी। हॉस्टल में उसका सब सामान सेट करने के बाद हम रूही को बाय बोल के घर वापस आ गए। अगले दिन क्लास के बाद जब शाम को रूही ने हमें फोन किया तो उसने बताया कि पिछली रात वो और उसकी नई सहेलियां देर रात तक बातें करती रही। उसने बताया कि उन्होंने रात को हॉस्टल के कॉमन वॉशरूम से कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनी। रूही की मम्मी ने सोचा कि वो फिर कोई मजाक कर रही है और डांटते हुए कहा कि तू फालतू बातें मत कर, या सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे या टाइम से सो जा कर। अगले दिन फिर क्लास के बाद रूही ने मुझे फोन किया और कहा कि भैया, हमने वो आवाजें आज भी सुनी। मैंने भी उसकी बात को कोई मजाक समझा के टालना चाहा, पर थोड़ी ही देर में रूही की सहेली ने भी मुझसे बात करके यही बताया कि वो लोग सच बोल रहे हैं। मैंने भी उनसे पूछा कि किस तरह की आवाजें आती हैं, क्या तुमने जाकर कुछ देखा या फिर तुमने अपने सीनियर से बात की। रूही की सहेली ने मुझसे कहा कि उन्हें अभी खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये सब सच में हो रहा है या फिर कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। काफी देर बात करने के बाद मैंने उन्हें कहा कि वो आज रात ध्यान से सुने और जब आवाजें आने शुरू हों तो उसी वक्त दूसरे कमरे में जाके भी सुनने की कोशिश करें। अगली शाम फिर रूही का कॉल आता है। वो कहती है कि पिछली रात तो आवाजें और तेज थीं और उसके हॉस्टल की अन्य एलडीडी चिकियों ने भी ये आवाजें सुनी। वो काफी डरी हुई लग रही थी।
ये लड़कियां पिछले 3-4 दिनों से ठीक से सोई नहीं थीं। मैंने रूही से कहा कि वो तुरंत अपनी वार्डन से बात करे। वार्डन से बात करने पर वही हुआ जो होता है। वार्डन ने इनकार कर दिया कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और ये सब उन लोगों का वहम है। एक बार फिर रात हुई और सब नई लड़कियां सहमी हुई थीं। रात को फिर आवाजें आना शुरू हुई। तभी रूही और उसकी सहेलियां एक सीनियर लड़की के रूम में चली गई और उससे सच जानने की बड़ी कोशिश की। आखिरकार एक सीनियर लड़की ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि ये आवाजें हमेशा से ही आती हैं। तुमने उस लड़की की आवाज सुनी जिसने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। उन्हें कॉलेज प्रशासन ने सख्त मना किया था कि वो ऐसी कोई अफवाह न फैलाएं। जो भी ऐसी कोई बात करता हुआ पकड़ा जाएगा उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। रूही और उसकी सहेलियों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उनका डर बिल्कुल सच निकला। अभी तक उन्हें लग रहा था कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने सीनियर्स के मुंह से यह सुन के उनके होश उड़ गए। सीनियर्स ने यह भी कहा कि ये आवाजें कभी अपने आप बंद भी हो जाती हैं और फिर कुछ दिनों बाद दोबारा आने शुरू हो जाती हैं। वो रात रूही और उसकी सहेलियों ने जागकर काटी वर्टिकल बार। अगले दिन रूही ने फिर फोन पे सारी बातें मुझे सुनाई। मेरे लिए भी इस पे यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल था। रूही बहुत डरी हुई थी। उसने कॉलेज तक छोड़ने का इरादा बना लिया था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा और उसके सीनियर्स भी हॉस्टल में रह रहे हैं। उन्हें आज तक कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, और साथ ही सब लड़कियां मिलकर इस बात का समाधान ढूंढे। समय निकल गया और लड़कियों ने कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक दिन रात को ये आवाजें फिर आनी शुरू हुई और इस बार लड़कियों ने निश्चय किया कि हम सब मिलकर उस वॉशरूम में जाके देखेंगे कि उस वॉशरूम से रात को ये आवाजें क्यों आती हैं। एक ग्रुप में लड़कियां वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ती हैं। एक लड़की ने दरवाजे को धक्का दिया और जो देखा उसके कारण 5 लड़कियां वहीं बेहोश हो गईं। उन्होंने देखा कि वॉशरूम में एक लड़की कपड़े धो रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से काला था और उसके कपड़े पुराने और खराब से थे। दरवाजा खुलते ही वो जोर से चिल्लाई और पल भर में वहां से गायब हो गई, मानो वहां कोई था ही नहीं। हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई और वार्डन तथा सुरक्षा गार्ड इकट्ठा हो गए। बेहोश लड़कियों को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। बाकी लड़कियों ने पूरी रात कॉलेज ग्राउंड में गुजारी। सुबह होते ही पूरा कॉलेज प्रशासन कॉलेज में इकट्ठा हो गया। कॉलेज के एमडी ने लड़कियों से वादा किया कि वो तुरंत इसका कोई समाधान निकालेगा। 2-3 दिनों के लिए लड़कियों को पास के कुछ होटलों में शिफ्ट कर दिया गया। एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसने हॉस्टल का शुद्धिकरण किया। उसने कहा कि अगर इस आत्मा को यहां से अब भी न निकाला जाता तो ये बड़ा नुकसान कर सकती थी। काफी समय से यहां रहने के कारण ये आत्मा बहुत शक्तिशाली होती जा रही थी, या वो इसी जगह को अपना घर मान बैठी थी। पूरा दिन उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ किया गया। कुछ दिन हॉस्टल को बंद रखा गया और कुछ दिनों बाद लड़कियों को एक बार फिर से हॉस्टल वापस लाया गया। रूही ने बताया कि उस दिन के बाद हॉस्टल से कभी कोई आवाज नहीं आई। उस भूतिया वॉशरूम में हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया था। ये 2015 की मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त की पत्नी की सच्ची कहानी है, जिस पर एक अंधेरी शाम में एक महिला की आत्मा आ गई थी। अपनी सीट बेल्ट पकड़ें, यह हमारे लिए बिल्कुल सामान्य दिन था। मैं स्कूल से आया और शाम को मुझे अपने भाई के दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में जाना था। हम सब वहां गए और पूरा ठूस के खाया। पार्टी खत्म हो गई। हम पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि हमारे साथ अपार्टमेंट का एक और परिवार भी था।
हम घर आ रहे थे कि अचानक मेरे पिता को लगभग 10-20 बजे उनके दोस्त का फोन आया और उन्होंने कहा, जितना जल्दी हो सकता है आजा, रिम्पी को क्या हो गया है, पता नहीं, किसी को पहचान नहीं पा रही है और अजीब तरीके से बात कर रही है। मेरे पिता अकेले ही उनके घर पहुंचे और हम घर आए। हम बहुत डरे हुए थे। और हाँ, परिवार ने उस रात घर पर एक बेटी 15 वर्ष, एक बेटा 10 वर्ष, उनकी माँ, बाबा और मामा को सौंप दिया। बाद में मामले को सुलझाने के लिए कई करीबी लोग शामिल हुए। वह दृश्य जो उनके बेटे ने मुझे सुनाया, शाम के करीब 5:30 बजे थे। हम रोज की तरह टीवी देख रहे थे। दी भी मेरे साथ टीवी देख रही थी और मामा और बाबा दुकान में थे। माँ ने अभी अभी घर का दैनिक काम खत्म किया है और नंबर 2 के लिए जाने ही वाली थी। लाइटें चली गईं और माँ बाथरूम में एक मोमबत्ती ले गईं। वह छत पर जा रही थी क्योंकि वहां शौचालय था और हम बैठे थे और चार्जर की लाइट चालू करके गपशप कर रहे थे। अचानक हमें एक चीख सुनाई दी। यह माँ थी। हम वहां छत पर भागे और देखा कि वह लेटी हुई अजीब तरह से बात कर रही थी, जैसे वह कुछ योजना बना रही हो और लगातार हंस रही हो। हम उसे उठाकर बेडरूम में ले आए। मैं और दी उसे बिस्तर से पकड़कर बैठे हुए थे और वो बस लगातार बातें कर रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि वह जाने और ऊपर जाने की अनुमति मांग रही थी, जैसे, मुझे प्लीज जाने दो ना बेटा, तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना, प्लीज जाने दो ना। तभी मामा आए और उन्होंने यह देखा और वह भी अजीब सी हंसी देखकर भ्रमित हो गए। मामा ऊपर गए और उन्होंने ठाकुर के कमरे से वह धुआं लिया जिसे हम जलाते हैं और अगरबत्ती की तरह सुखद सुगंध आती है। मामा का दृश्य, कमरे में घुसने से पहले उसने धुआं फेंक दिया और बाबा को कॉल करने के लिए माँ का फोन लेने के लिए अंदर गया क्योंकि उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। वह नीचे आ ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा है और दीवार की ओर ऊपर की ओर खींच रहा है। वह एक काली छाया थी। उसने चेहरा भी देखा, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता कि वास्तव में क्या हुआ था तो वह बस थप्पड़ मारता है और कहता है, इसके बारे में कभी मत बोलो। फिर से मेरे साथ। मुझे पता चला कि दृश्य कुछ इस तरह दिखता है। वह बस हरि बोल हरे कृष्ण का जाप करते हुए नीचे दौड़ता हुआ आया और वह पसीने पसीने हो गया था और बहुत डरा हुआ था। हमने बाबा को फोन करके बुलाया और बाबा दुकान बंद करके भागे चले आए। 7:10 बजे थे। वह आया और देखा कि माँ अजीब तरह से हंस रही थी और उसे बुला रही थी, ये कुत्ते का बच्चा कौन है। सच में वह बस बंगाली में बड़बड़ा रही थी। बाबा ने बात करने की कोशिश की। वह भ्रमित थे और थम्मा, दादी, घर पर नहीं थी उस रात। वह पिछले 2 दिनों से मासी के घर पर रह रही थी। बाबा असमंजस में थे कि अभी क्या हुआ और उन्होंने क्या सुना। वह अपने बच्चों को भी नहीं पहचान रही थी। बाबा ने अपने सभी प्रियजनों को बुलाया और आने को कहा। वहां आए सभी लोग लगभग 6-7 लोग थे, जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। सभी ईश्वरीय माला, रुद्राक्ष दे रहे थे और भगवान के नाम और मंत्रों का जाप कर रहे थे। कुछ भी काम नहीं आया। वह अभी भी हंस रही थी और कह रही थी, क्या सोच रहे थे, ये सब काम कर जाएगा, और बस सभी को कुत्ता, सुअर, साला और भी बहुत कुछ कह रही थी। उस समय 11:15 बज रहे थे। कुछ भी काम नहीं कर रहा था और इसलिए हमने एक भगवान भक्त को बुलाया, जैसे कि एक बाबा या एक पुजारी जो आत्माओं से निपटता है और वह फूंक चीज देता है। उसका नाम मोना था। वह दुबले पतले शरीर वाला लड़का था। वह अपना सामान लेकर आया और स्थिति देखकर असमंजस में पड़ गए। वह माँ के पास बैठा और उस आत्मा से कुछ प्रश्न पूछे। तुम कौन हो? उससे क्या चाहते हो? उसने कहा, मुझे वो बुला रहा है, प्लीज जाने दो, वो छत पर है, मेरा इंतजार कर रहा है मेरा। वह ऐसे बता रही थी जैसे एक आदमी और एक बिल्ली उसके कहीं जाने का इंतजार कर रहे थे। हमें अभी भी नहीं पता कि क्या था वह। मोना ने कुछ जप किया और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। वह मोना पर बड़बड़ा रही थी और फिर सो गई। लगभग 1:30-2 बजे वह उठी और चिल्लाई, आप सब यहाँ इतनी रात को क्या हुआ? रुको, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है कि पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ था। वे सभी लोग उस रात वहीं सो गए और रोशनी भी लगभग 3 बजे आई। अगली सुबह उसने जो देखा वह अपनी बहन को बताया।
जब वह रास्ते में थी तो उसने पास वाला बिल्डिंग की टिन की छत पर एक काली बिल्ली देखी, और वह बिल्ली बड़ी होती जा रही थी, और छाया भी, और उसने गलती से छाया पर पैर रख दिया, और फिर उसके होश उड़ गए। और आश्चर्य की बात यह है कि यह 2020 था, जब उनका बेटा बता रहा था कि मैं उस स्थान पर था। मैं उनके घर पर होम क्वारंटाइन के रूप में रह रहा था, और यह पहला दिन था। हम सभी गुवाहाटी से आए थे। पहली रात मैंने उनसे लाइटें जलाने को कहा, और मैं केवल 2 घंटे सोया। बीसी पूरा थोबड़ा कंबल से ढक लिया था, पूरा पसीने से बाल्टी भर लेता था, और बस दरवाजे के पास रहा था, उसी पहले वाले बेडरूम पे। मैं केवल व्यूज के लिए कहानी बना सकता था, लेकिन यह मेरे पिछले 8 वर्ष। लगभग 2 साल पहले मैं देर रात एक परिवार के पुनर्मिलन से घर जा रहा था, और ड्राइव लगभग 2 घंटे की थी। मैं रात को नहीं रुका, क्योंकि मुझे अगले दिन काम पर वापस आना था। अधिकांश ड्राइव सड़क पर थी, जिसके दोनों ओर घनी झाड़ियां और पेड़ थे, असली खौफनाक पेड़, जिन्हें आप फिल्मों में बहुत देखते हैं। वैसे भी मुझे गाड़ी चलाते हुए लगभग 45 मिनट हो गए थे, और मैं सचमुच थकने लगा था। मुझे पता था कि मैं टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां मुझे लगे कि मैं पार्क कर सकता हूं और सुरक्षित रूप से सो सकता हूं। वैसे भी जब मुझे यह स्पष्ट हो गया कि मुझे रुकने के लिए जगह नहीं मिल रही है और मेरी थकान दूर नहीं हो रही है, तो मैंने कुछ बहुत ही संदिग्ध किया। मैं सड़क के किनारे घास पर कुछ झाड़ियों के पीछे अपनी कार को किसी और से छिपाने की कोशिश करने लगा, जो आगे आने वाला था। सड़कें खाली नहीं थीं, मुझे हर कुछ मिनटों में एक और कार मिल जाती थी। मैंने मन ही मन नोट कर लिया कि समय 11:22 हो गया है, और फिर सो गया। कुछ देर बाद खरोंचने की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने घड़ी देखी, 11:50 बज रहे थे। कुछ सेकंड के बाद आवाज बंद हो गई, और क्योंकि मैं अभी भी बहुत थका हुआ था, मैंने इधर उधर देखने की जहमत नहीं उठाई और बस वापस सो गया। बाद में उसी आवाज से मेरी नींद खुल गई, और अब 12:40 बज रहे थे। इस बार तो मैं सचमुच घबरा गया, क्योंकि आवाज बंद नहीं हुई। मेरे दिमाग में यह विचार आया कि यह सिर्फ एक जानवर था जो कार का निरीक्षण कर रहा था, लेकिन पिछली बार जाने के लगभग 1 घंटे बाद यह वापस क्यों आएगा। मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा और बस जंगल में भागती हुई किसी चीज की एक झलक पाने में कामयाब रहा। अब उस समय मैंने सोचा कि यह हुक किलर था। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने उस जोड़े की कार को खरोंच दिया था, और फिर जब वह जांच करने के लिए बाहर निकला तो उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी। भाड़ में जाओ, मैंने मन में सोचा, इसलिए मैं वहां से निकल गया। सड़क पर 100 गज से अधिक कोई मोड़ नहीं था, और जैसे ही मैं उसके आसपास पहुंचा, वहां सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी, जिसका ड्राइवर वाला दरवाजा खुला हुआ था। मैं यह देखने के लिए गाड़ी धीमी कर दी कि क्या वहां कोई है। वहां नहीं था। फिर मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा। मैंने कुछ भी नहीं देखा, और अचानक यह आदमी कोने में तेजी से दौड़ता हुआ आता है। वह मुझ पर चिल्लाने लगता है, अरे अरे, तुम अपनी कार से बाहर निकलो अभी। मैंने वहां से निकलना बंद कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। मैंने उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा। कहानी की नीति: सुनसान सड़क के किनारे मत सो। मेरा एक चचेरा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। वह दिन रात पीड़ित रहता था। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे ठीक कर सके। उसे उल्टी हुई, उसे बेचैनी महसूस हुई। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके कि उसके साथ क्या हो रहा था। एक दिन सुबह उठकर मेरे पिता ने मेरी मां को बताया कि उन्होंने सपने में देखा कि कोई बूढ़ा आदमी मेरे भाई की जीभ उसके मुंह से खींच रहा है। वह जीभ वास्तव में लंबी थी, और वह आदमी इसे धार्मिक रूप से बाहर खींच रहा था। जहां तक मुझे याद है, सुबह 9-10 बजे के बीच मेरे एक और चचेरे भाई का फोन आया कि जो भाई अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था, वह अब नहीं रहा। मैं तब 10 साल का था, लेकिन फिर भी मैं इसकी कल्पना नहीं कर सका। उस सपने का मतलब यह होगा कि वह उस दिन मर जाएगा।
मैं अब भी कल्पना नहीं कर सकता कि इतने वर्षों के बाद भी मैंने उसे खो दिया है। यह एक डरावनी कहानी है जो कुछ साल पहले मेरे पिता ने बताई थी। मेरे पिता वर्तमान में एक सरकारी डॉक्टर हैं। वह मानिकपुर, भारत के उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर के पास एक गांव में तैनात थे। हमारा गृहनगर मौदाहा हमीरपुर में है, जहां से वह ट्रेन से उस गांव तक जाते थे। तो सर्दियों की एक अच्छी रात में वह गांव के उस स्टेशन पर पहुंचे। रात के करीब 2 बजे थे जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, क्योंकि रात बहुत ठंडी थी और उस रात ट्रेन से उतरने वाले बहुत कम यात्री थे। वह स्टेशन छोड़ने वाले अंतिम व्यक्ति थे, क्योंकि कोई उन्हें अस्पताल परिसर में लेने आ रहा था। इसलिए उन्होंने स्टेशन के बाहर उसका इंतजार करने की सोची। उन्होंने देखा कि एक पेड़ है जिसके नीचे कंबल लपेटे हुए कुछ लोग आग के पास बैठकर सर्दी से ताप रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी वहां जाकर उनके साथ बैठने का फैसला किया, जब तक कि वह व्यक्ति उन्हें लेने नहीं आ जाता। और यही मोड़ आता है, उन्हें क्या महसूस होता है कि जैसे जैसे वह उन लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी ऊंचाई असामान्य रूप से बढ़ती जा रही है। उनके चेहरे धुंधले थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह भ्रम हो सकता है, क्योंकि उस समय वह थोड़े थके हुए थे और नींद में थे। लेकिन जैसे जैसे वह उनकी ओर बढ़ रहे थे, उनकी ऊंचाई पहले की तरह ही बढ़ती जा रही थी। तो उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उन्होंने अपने कदम स्टेशन की ओर वापस खींच लिए। बाद में उन्होंने देखा कि जो लोग आग के चारों ओर बैठे थे, उनके टखने मुड़ गए और पीछे की ओर लुढ़क गए। इस घटना से वह घबरा गए और तुरंत हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति उन्हें लेने आया। मेरे पिता ने उन्हें सब कुछ समझाया और वहां जाने के लिए कहा। और जब वह वहां गए तो उन्होंने जो देखा वह सिर्फ एक पेड़ था। वहां न आग थी, न लोग, कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरे पिता को बताया कि स्टेशन के पास ही एक अंतिम संस्कार स्थल है और ऐसी गतिविधियां पहले भी अन्य यात्रियों ने देखी हैं। असल में मैं नहीं जानता कि डरावनी कहानियां क्या होती हैं। आमतौर पर वे जो डर पहुंचाती हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैंने उस तरह की कहानी कभी नहीं सुनी। वैसे भी मेरे पास इतनी डरावनी कहानी नहीं है। मैं और मेरा दोस्त दीपक और ताबिश रात 11 बजे तक सड़कों पर घूमते रहते थे। ये एक शेड्यूल था जिसे फॉलो करके हम अपने शहर की सड़कों पर कई बार घूमते थे। हाई स्कूल के दिनों में हमारे शहर के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक विधवा महिला जो बेहद खूबसूरत थी और चाय समोसा बेचने का काम करती थी, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। मैं अपनी कोचिंग के लिए निकल रहा था और मैंने उसका चेहरा देखा, हल्का सफेद, 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों से घिरा हुआ। मैंने वह देखा और भयभीत हो गया, क्योंकि मैं तब केवल 17 वर्ष का था और तब तक मैंने कभी किसी को मरता हुआ नहीं देखा था। दिन बीतते गए, लोग उस महिला के अस्तित्व को भूल गए और उसकी चाय की दुकान धीरे धीरे कूड़े में बदल गई। मैं उस घटना को भी भूल गया और दिन सामान्य रूप से बीतने लगे। सर्दियों के एक बेहद ठंडे दिन में हम तीनों घने कोहरे के बीच घूम रहे थे और उन ठंडी हवाओं से कांपते हुए लड़कियों, जीवन आदि के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारे 17 साल के बच्चों के लिए वास्तव में मजेदार था। हम रेलवे क्रॉसिंग के पास रुके और एक फिल्म देखी, जिसे यहाँ अंगीठी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ आग बची हुई थी। हम तुरंत उसके पास वाली बेंच पर बैठ गए और अपने महत्वपूर्ण उस समय के मुद्दों पर बात करने लगे। ठंडी हवा असहनीय थी, लेकिन बातचीत भी दिलचस्प थी। आग बुझ गई और हम अपने अपने घर जाने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि सर्दियों के 11 बज चुके थे। झोपड़ी से आवाज आई, बैठो बेटा, मैं आग जला देती हूँ। दीपक ने कहा, ठीक है आंटी। और हम फिर से बातें करने लगे। लगभग 5 मिनट के बाद मैं खड़ा हुआ और वास्तव में भय से कांप रहा था, लेकिन ठंडी हवा से नहीं। दीपक ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, वह चाय बेचने वाली आंटी याद है
जिनकी सितंबर में हत्या कर दी गई थी। यह उसकी दुकान है और यहाँ कभी कोई नहीं बैठता। वो आवाज़ जो आई थी वो उसी की थी। ये शब्द बोलकर मैं अपने घर की ओर भागने लगा और वे दोनों कोहरे में भागते हुए गायब हो गए। अगले दिन हमने दिन के उजाले में वह जगह देखी। वह पूरी तरह से जर्जर जगह थी और उसके सामने धूल से ढका हुआ चूल्हा था, टूटी हुई बेंचें जहां हम लगभग 1 घंटे तक बैठे रहे। उसकी हत्या का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वह रात सचमुच एक बुरा सपना थी और हमने देर रात तक घूमना बंद कर दिया। यह कहानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की है। यह हॉस्पिटल मणिपुर में है। इस हॉस्पिटल में बहुत सी अफवाहें सुनने में आ रही थीं। इन अफवाहों के अनुसार यह जगह भूतिया है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल के वॉशरूम और कॉरिडोर में रात के समय जाना सही नहीं है। गीता नाम की एक नर्स हाल ही में हॉस्पिटल में ज्वाइन की थी। वह रात को हॉस्पिटल में एक ही मरीज की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी की रोने की आवाज आई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन रो रहा है? वह जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखा। रोने की आवाज तो आ रही थी, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे यह सब अजीब लग रहा था। वह जहां से रोने की आवाज आ रही थी उस ओर गई, पर वहां भी कोई नहीं था। और अब रोने की आवाज और भी ज्यादा हो रही थी। जब वह वापस मरीज के पास जा रही थी, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। फिर कॉरिडोर की लाइटें चमकने लगीं। उसके बाद सामने की लाइट बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि यहां कुछ तो हो रहा है। जब रोने की आवाज और भी ज्यादा हो गई तो गीता ने पीछे देखा और देखा कि एक औरत मरीज के कपड़ों में बैठी हुई रो रही थी। वह औरत दीवार पर लाइन मार रही थी और एक ही बात बार बार बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। यह सब सुनकर गीता डर के मारे बर्फ की तरह जम गई। वह वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। बस एक ही चीज उसके दिमाग में चल रही थी कि यह क्या हो रहा है, यह औरत कौन है और यहां पर बैठी रो रही है। जब गीता ने उस मरीज की ओर देखा तो देखा कि उसके मरीज का शरीर के नीचे वाला हिस्सा पूरा खून से भरा हुआ है। वह औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की ओर देखने लगी तो गीता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथों में एक बच्चा भी था। वह बच्चे को लेकर गीता के सामने आने लगी तो फिर से कॉरिडोर की लाइट ऑन एंड ऑन ऑफ होने लगी। वह औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोल रही थी, तुम सबने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम सबने मुझे मार दिया। उस औरत के अंदर बहुत सारा गुस्सा था। गीता वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे गीता वहां से भाग गई और दूसरे फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपने फोन से मदद के लिए किसी को बुलाने का सोचा और जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहां पर कोई फोन ही नहीं था। फिर उसे याद आया कि वह अपना फोन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। फिर गीता डर के मारे उस वॉशरूम में कुछ देर तक छिपी रही, क्योंकि बाहर जाने से उसे उस भयानक औरत से मुखामुखी होनी पड़ सकती थी। तभी अचानक उस वॉशरूम का दरवाजा खटखटाने लगा। उस आवाज को सुनकर गीता की नजर वॉशरूम में लगे शीशे की ओर गई। फिर गीता ने शीशे की ओर देखा तो उसमें वही खून से लथपथ औरत गीता के पीछे खड़ी थी। उसने फिर से पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। गीता को लगा कि यह कोई वहम है। उसे वहां से जल्दी से दूसरे मंजिल पर जाना चाहिए और दूसरे मंजिल पर जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से था जहां वह भयानक औरत खड़ी थी। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने सोचा कि वह वहां से भागकर दूसरे मंजिल पर जाएगी और उसने तुरंत दौड़ लगाई। फिर कॉरिडोर में किसी चीज से उसका पैर टकराया और वह नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि उसने किससे टकराया तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जब उसने नीचे देखा तो वह भयानक औरत नीचे पड़ी हुई थी और गीता डर से बेहोश हो गई। जब अगले दिन वह होश में आई तब उसने देखा कि वह उसी हॉस्पिटल में मरीज के रूप में पड़ी थी। वहां कुछ नर्स उसके साथ बैठी थी।
उसने हालतें नर्सों को सुनाई, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वह अपने काम की वजह से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। अगले दिन जब गीता अकेली थी तो एक बूढ़ी नर्स आई और उसने कहा कि वह गीता की बातों पर विश्वास करती है। वही हॉस्पिटल में अनीता नाम की औरत जो गीता को दिखाई दी थी, 20 साल पहले गर्भवती होने के कारण मर गई थी। डॉक्टर ने उसके परिवार को बताया था कि ओवन ऑपरेशन के दौरान या तो बच्चा या अनीता में से केवल एक बच सकता है, और ओवन ऑपरेशन के दौरान अनीता और उसके बच्चे दोनों की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद अनीता के घर में आग लग गई और पूरा परिवार मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने अनीता की आत्मा को हॉस्पिटल में देखा। सब कुछ सुनकर गीता ने वहां की नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या यह घटना सच है? मैं सिर्फ मदद करने के लिए एक ऐसे वार्ड में शिफ्ट कर रहा था जहां मैंने काम नहीं किया था। वार्ड 2 मंजिलों पर था। ऊपरी मंजिल पर अस्वस्थ मरीज थे और निचली मंजिल पर लोग घर जाने के लिए तैयार थे या वे कम से कम अपनी देखभाल कर सकते थे। मैं नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था और लगभग सुबह के 3 बज रहे थे। मैं अभी अभी अपनी छुट्टी से वापस आया था, इसलिए जाग रहा था। मैं नोट्स लिख रहा था जब मैंने ऊपर देखा और एक महिला को देखा जो अगले दरवाजे से जुड़े दरवाजे से आ रही थी। उसने हरे रंग की अस्पताल की नाइट ड्रेस पहन रखी थी। वह नंगे पैर थी और खोई हुई लग रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं पहचान सका। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और उसकी ओर बुलाया, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम खो गई हो? जब वह मेरे ठीक सामने से गायब हो गई तो मैं डर गया, लेकिन मुझे लगा कि मैं चीजों की कल्पना कर रहा हूं। मैंने अपनी आंखें मली, एक गहरी सांस ली और अपने नोट्स जारी रखे। कुछ मिनट बीते और महिला फिर प्रकट हुई। इस बार मैंने अपने नोट्स गिरा दिए और डरते हुए गलियारे के साथ साथ ऊपरी मंजिल तक चढ़ गया। जब तक मैं ऊपर गया मैं रो रहा था। मेरे सहकर्मियों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैंने कहा, मुझे पता है कि यह पागलपन लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अभी एक भूत देखा है। वैसे मैं किसी अस्पताल में काम नहीं करता, इसलिए मैं वहां ज्यादा नहीं जाता, लेकिन एक बार जो मैंने वहां टाइम बिताया, निश्चित रूप से कुछ तो घटित होना ही था। अक्टूबर 2016 मैं गॉल ब्लैडर निकलवाने के लिए भर्ती होने गया। सर्जरी के साथ सब कुछ ठीक हो गया और मुझे सिर्फ 1 सप्ताह से कम समय के लिए वहां रहना पड़ा। एक रात जब मैं वहां था तो मेरा बिस्तर हिल गया। यह काफी मजबूत बिस्तर था और कोई भूकंप नहीं आया, लेकिन कोई चीज मेरे बिस्तर को आगे पीछे हिला रही थी। इस बात से मैं काफी घबरा गया और नर्स के लिए बजर दबा दिया। मैंने उसे बताया कि क्या हुआ था और उसने नहीं सोचा कि मैं पागल हूं। वह आश्चर्यचकित भी नहीं हुई। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि अगर ऐसा दोबारा होता है तो उसे बता दूं, लेकिन मेरे शेष प्रवास के दौरान कभी भी कुछ नहीं हुआ। मैं अब कुछ समय से दिल्ली एनसीआर में काम कर रहा हूं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करते समय मैं कई लोगों से मिला। मैं एक बीपीओ में काम करता हूं, इसलिए मुझे कैब ड्राइवरों से कुछ कहानियां सुनने को मिलती हैं जो कभी कभी अजीब घटनाओं के बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा की तरह ऐसी कहानियों से उतना ही आकर्षित हुआ हूं जितना कि मैं इसमें शामिल होने से डरता हूं। हरि भैया को एक दिन सुबह 2 बजे हमें नोएडा से दिल्ली तक घर छोड़ने का काम सौंपा गया था। वह एक अच्छा यंग, खुशमिजाज व्यक्ति था और स्टाफ के साथ उसका बहुत अच्छा तालमेल था। वह चुटकुले सुनाने और अपने अनुभवों की कहानियां सुनाने लग गया। ओरिजिनली हरियाणा के रहने वाले, इसलिए उनका एक्सेंट उतना शुद्ध था जितना हो सकता था। जैसे ही हमने नोएडा पार किया, उन्होंने उन लोकेशंस की कॉन्फर्मेशन की जो उन्हें सौंपी गई थी, पर तब शॉक हुआ जब पीछे से शर्मा ने कहा,
कि वह गुड़गांव से है। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि पहले शर्मा को छोड़ें और फिर बाकी लोगों को छोड़ने के लिए वापस आएं। हम इस विचार से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और पूरे विश्वास के साथ विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें गुड़गांव महरौली रोड से अकेले वापस आने में डर लगता है। उसने वहां छिपी बुराई की कई कहानियां सुनी हैं, उसने एक देखी भी है। उसकी आंखों के भाव ने पुष्टि की कि इसने उसका जीवन बदल दिया है। हमने उनसे वाहन रोकने के लिए कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि हम उन्हें उस रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे दिल जिज्ञासु थे, डरा हुआ लेकिन भूखा। हरि भैया 33 वर्ष के हैं। यह तब हुआ जब वह 29 वर्ष के थे। वह सुबह 3 बजे एक बीपीओ गुड़गांव से दक्षिण दिल्ली के लिए निकले थे। उस समय कर्मचारी आमतौर पर कैब में खुली खिड़कियों के साथ झपकी लेते रहते हैं, जिससे रात की ठंडी हवा आती है। यह एक टाटा सूमो थी जिसमें 8 कर्मचारी और एक ड्राइवर था। आखिरी लोकेशन तक की पूरी यात्रा लगभग 1 घंटे 15 मिनट की होने का अनुमान है। कैब में बैठते ही 5 कर्मचारी अपने सपनों की दुनिया में चले गए। 2 अपने मैनेजर्स के बारे में शिकायत कर रहे थे, जो कैब में एक सामान्य दृश्य था। जॉय अकेला था। वह को पैसेंजर्स सीट पर बैठ गया और अपना हेडफोन लगाया। बेस से लगभग 15 मिनट की दूरी पर एक दुर्घटना संभावित क्षेत्र था और यह क्षेत्र घटनाओं और कहानियों से गर्म रहा है। ज्यादातर अफवाहें थीं, लेकिन उनमें से कुछ का रूमर सच था। लोकल लोगों ने क्षेत्र में किसी भी बुरी आत्मा को दूर रखने के लिए एक छोटा गणेश जी का मंदिर बनवाया था। यह जगह गांव से करीब 100 मीटर दूर थी। थोड़ा एकांत, लेकिन रात में यह 1 मील जैसा लगता है। अपनी रेपुटेशन के प्रति बार बार ईमानदार रहने के कारण ड्राइवर आमतौर पर अपनी स्पीड कम कर देते हैं और अधिक ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। यह क्षेत्र एक मोड़ है जहां दूसरी तरफ से परे की दृश्यता बहुत कम है। हमेशा की तरह इस समय रश कम होगा। हरि भैया ने नियमानुसार अपनी गति कम कर दी और अपनी नजरें सड़क पर टिकाए रखीं। हालांकि वह सड़क पर कंक्रीट का एक ब्लॉक देखने में असफल रहा और वाहन के टायर उस पर लुढ़कने से उसे एक बड़ा झटका लगा। सभी कर्मचारी आश्चर्य और गुस्से से जाग उठे और इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर पर चिल्लाने लगे। ड्राइवर माफी मांगने के अलावा क्या कर सकता है? सभी लोग शांत हो गए और नींद पूरी करने का प्रयास करने लगे। जिस समय वे मोड़ पार कर रहे थे, जैसे ही वाहन ने मोड़ पार किया, जॉय और हरि भैया दोनों ने देखा कि एक महिला हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही है। कैब खचाखच भरी हुई थी और वेश्याओं के रूप में स्टिंग ऑपरेशन करना बहुत आम बात थी। इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ड्राइविंग जारी रखी। गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठे कुछ लोगों ने मजाक किया कि वह शायद हरि भैया की पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड होगी और उनके लिए आई है। इस पर सभी हंस पड़े। जॉय, एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति ने ग्रुप के साथ एक मुस्कान साझा की। अब गाड़ी खतरे के क्षेत्र को पार कर चुकी थी और हरि भैया ने एक्सीलेटर पर थोड़ा वजन डाला। भीड़ शांत हो गई और जॉय ने फिर से अपना हेडफोन लगाया और खिड़की से बाहर देखा ताकि गर्मी की रात की ठंडी हवा अंदर आ जाए। जैसे ही उसने अपना सिर बाईं ओर घुमाया तो वह ऐसे चिल्लाया मानो उसकी जान खतरे में पड़ गई हो। हर कोई बाईं ओर मुड़ा और देखा कि वही महिला वाहन की गति के साथ साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपना चेहरा वाहन की ओर और अपनी जीभ जबड़े से निकालकर छाती तक दौड़ रही है। हरि भैया और बाकियों को जो कुछ उन्होंने देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ और वे पहली लोकेशन की ओर तेजी से आगे बढ़ गए। करीब 2 मिनट में इन 9 लोगों की जिंदगी बदल गई। यह लगभग 17 साल पहले की बात होगी, जब मैं अपने परिवार के साथ आगरा की यात्रा से वापस दिल्ली लौट रहा था। भयंकर ट्रैफिक जाम था और उन दिनों ऐसा इसलिए होता था क्योंकि दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे नहीं बना था। लंबे समय तक फंसे रहने के बाद मेरे पिता ने कुछ कारों को एक गांव की ओर जाते हुए देखा और पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि वहां एक कच्ची सड़क है जो फिर से मुख्य राजमार्ग से जुड़ जाएगी।
हमें एहसास हुआ कि हम इस ट्रैफिक जाम से कुछ हद तक बच सकते हैं, इसलिए हमने उस सड़क पर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। यह एक अंधेरी, टूटी हुई सड़क थी और उस सड़क पर मुश्किल से ही कोई कार जा रही थी, और यह जीपीएस और गूगल मैप्स के दिनों से पहले की बात है, इसलिए लोग वास्तव में अनजान सड़कों पर नहीं जाते थे। क्योंकि मेरी बहन और माँ पिछली सीट पर बैठी थीं, हम थोड़ा चिंतित होने लगे क्योंकि हमें इस सड़क का कोई अंत नहीं दिख रहा था। 15 मिनट की और ड्राइविंग के बाद हमें एक आदमी को अपनी साइकिल किनारे खड़ा देखकर राहत मिली और मेरे पिता ने उससे यह पूछने के लिए धीमी गति कर दी कि हम फिर से राजमार्ग पर पहुंचने तक कितनी दूरी तय करेंगे। जैसे ही हम उस आदमी के पास पहुंचे, मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि वह हमें देख रहा था और फिर धुंध कोहरे या उस तरह की किसी चीज में बदल गया और गायब हो गया। मेरे पिता एक क्षण के लिए रुके, फिर जितनी तेजी से संभव हो सके गाड़ी चलाई और फिर मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा कि क्या वह देखा, और उन्होंने हाँ कहा, लेकिन इसे पीछे की लड़कियों के साथ शेयर न करें क्योंकि वे सो रही थीं। उन्होंने इसे नहीं देखा था और हम उन्हें डराना नहीं चाहते थे। मेरे पिता और मैं अकड़ गए थे और ठंडे हो गए थे और ज्यादा बात नहीं करते थे, जिससे जब मेरी बहन और माँ उठी तो वे बहुत उत्सुक हो गईं। हमें उस गांव की सड़क से निकलने में 30 मिनट और लग गए और कुछ साल पहले हमने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। जब मैं 10वीं कक्षा में था, तब मैं परिवार के साथ हरिद्वार की यात्रा कर रहा था। हम हाईवे पर थे और बाईं और दाईं ओर हर जगह खेत ही खेत थे। एक विशेष खेत में एक विस्तृत खुले मैदान के मध्य में एक कुआं था। एक महिला कुएं के किनारे बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। मुझे यह बहुत अजीब लगा और मैंने अपनी माँ से कहा कि वह उस अजीब महिला को देखें। जैसे ही मैं और मेरी माँ कुएं की ओर मुड़े, पूफ, वह चली गई। या तो वह कुएं में गिर गई या वह 3 सेकंड में 500 मीटर दौड़ गई। भूतों में विश्वास रखने वाले के रूप में मैं पूरी यात्रा के दौरान बहुत परेशान रहा। जनवरी 2018 इस डेट को मेरे भतीजे के साथ घटी एक घटना ने हमारे पूरे फैमिली और रिलेटिव्स को सदमे में डाल दिया। मुझे याद है वह दिन संडे का था क्योंकि मैं वीकेंड में अपने होम टाउन में था। हमारे फैमिली के सभी मेंबर्स और रिलेटिव्स संडे को हमसे मिलने आते थे। वहाँ 5, 8, 8, 11 साल के बच्चे भी थे। ये 8 साल के बच्चे ट्विन्स हैं, एक लड़का और एक लड़की। वह कोहरे का दिन था और हर कोई बिजी था और बच्चे बालकनी में खेल रहे थे। तभी जहाँ तक हमें पता है, किसी ने हमारे घर के बाहर से ट्विन बच्चों में से एक लड़के को बुलाया और वह देखने के लिए बाहर गया कि उसे कौन बुला रहा है। किसी ने उसे बाहर से बुलाया है। वह वहाँ देखने गया और बच्चों के कहे अनुसार 1-2 मिनट तक वहाँ रुका, और जब वह बाहर से वापस आया तो वह कुछ सफ़ेद चीज़ खा रहा था और उसने लगभग सब खत्म कर दिया था। हमें नहीं पता था कि ऐसा हुआ था या उस बच्चे ने कुछ घंटों तक कुछ खाया था, लेकिन जब उसकी माँ उसे दोपहर का खाना खिला रही थी, उसने कहा कि उसका पेट भर गया है और उसने सुबह खाना खाया है, और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा और अचानक उसका शरीर चमक उठा जैसे कि उसे ठंड लग रही हो और उसकी आंखें घूम गईं। मेरी भाभी ने यह सामने से देखा कि क्या हुआ और हम सभी अस्पताल पहुंचे, लेकिन मुझे लगता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जो चीज उसने खाई थी वह पहले ही उसके ब्लड में अब्सॉर्ब हो चुका था और डॉक्टरों ने चेकअप किया, लेकिन उन्हें कुछ भी जहरीला नहीं मिला, लेकिन उन्हें उसके पेट में कीचड़ और मिट्टी के निशान मिले।
हमने अपने सामने वाले गेट के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बच्चा बाहर जा रहा है और वहीं से आ रहा है। किसी ने नहीं देखा कि उस बच्चे को यह चीज किसने दिया। अब मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं कि हमारे छोटे से लड़के के साथ क्या हुआ। उस घटना के बाद उसकी याददाश्त चली गई। उसे अब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया है। वह बूढ़े लोगों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है, खांसना, उनके तरीके से बात करना, उनके जैसे चेहरे बनाना। उसके इलाज के लिए वह उसे हर जगह ले गए। हमने उसे ठीक करने के लिए कोई जगह, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर सके। मुझे नहीं पता कि यह पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या किसी इंसान का बुरा काम, लेकिन हमने अपना बच्चा लगभग खो दिया। यह घटना आज भी हम सभी के अंदर डर पैदा कर देती है जब हम उस दिन को याद करते हैं या उस बच्चे को देखते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि उसे अपनी माँ और पिताजी के अलावा किसी की भी याददाश्त नहीं। जिसने भी ऐसा किया है उसे अपने कर्मों की सजा भगवान को भुगतनी पड़ेगी। 2 साल हो गए हैं और वह बच्चा अभी भी असामान्य है और वह 10 साल के बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करता है। कृपया अपने बच्चों का ख्याल रखें और उन पर नजर रखें कि वे किससे मिलते हैं, बाहर जाकर क्या करते हैं। यह एक निर्दयी दुनिया है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। नॉर्थ इंडियन पंजाबी परिवार से होने के कारण मेरे लिए यह सब कुछ अलग था। जब तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं 15 साल की थी। मैं अभी अभी स्कूल से पास हुई थी और मैंने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर किया था और हाल ही में हमारे शहर के सबसे प्रेस्टिजियस जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी मेरे एक रिश्तेदार, मेरे पिता के बड़े भाई उर्फ ताऊजी ने मेरी माँ को फ़ोन किया और मेरी बोर्ड एग्जाम्स और एकेडमिक के बारे में पूछताछ करने लगे। मेरी माँ ने एक घमंडी महिला बनकर मेरे मार्क्स और रिजल्ट के बारे में बहुत घमंड से बोलना शुरू कर दिया है। बैकग्राउंड बता दूं, मेरे पिता ने मेरे जन्म के कुछ महीनों के बाद मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया और मेरी माँ ने ही मेरे पिता की फाइनेंशियल और इमोशनल या किसी भी प्रकार की मदद के बिना मेरा पालन पोषण किया। इसलिए उसे मेरी अचीवमेंट्स पर बहुत गर्व था और वह मेरे ताऊजी को भी इसका बखान करती थी। छिपा हुआ अर्थ यह था कि उसने उनके भाई की मदद के बिना अपने बच्चे को सफल बनाया। अब यहीं से सारी परेशानियां शुरू हुई। कुछ महीनों के बाद अजीब चीजें होने लगी। पढ़ाई में मेरी इंटरेस्ट पूरी तरह खत्म हो गई थी और अजीब चीजें महसूस होने लगी थी। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। मैं छाया जैसी वस्तुओं को हिलते हुए और बुरे सपने देखने लगी और मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर था। मुझे पेट से संबंधित समस्याएं होने लगी। मुझे पहले कभी ऐसी समस्याएं नहीं थीं और कहीं से भी घबराहट के दौरे पड़ने लगते थे। मैं हिल नहीं सकती थी। मैं बेड रिडन थी। हम सभी डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट सर्जन्स के पास गए और सभी रिपोर्ट नॉर्मल थी। वे कहने लगे कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कुछ गलत है। उन्होंने मुझे बताया कि यह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैंने उनसे आर्ग्यू किया कि अगर यह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो मैं लगातार 2 महीने से मेंस्ट्रुएट कैसे कर रही हूँ। हाँ, मुझे 2 महीने तक लगातार मेंस्ट्रुएशन हुआ। वजन और भूख बहुत कम हो गई। सभी रिपोर्ट, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और बारियम एक्सरे में सब नॉर्मल था। बाद में मेरी माँ के कॉलीग ने आइडिया दिया कि हम एक बाबा के पास जाएं। शुक्र है कि वह सच्चे जेन्युइन व्यक्ति थे, न कि वे जो दूसरों का शोषण करते हैं। उन्होंने तरह तरह के स्तोत्र सुनाकर और ताबीज से मुझे ठीक कर दिया था। हमने उनसे पूछा कि यह किसने किया है। उन्होंने कहा कि वह डिटेल्स नहीं बता सकते और उन्होंने कहा कि मेरे पिता के परिवार की एक महिला का नाम जे से शुरू होता है। यह हमारे लिए जानने के लिए पर्याप्त सुराग था कि वह कौन था। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता की अपनी बड़ी बहन निकली। हमने उस बाबा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि वह मेरे माँ पिताजी की शादी से कुछ महीने पहले विधवा हो गई थी
और अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरतों के लिए आर्थिक रूप से मेरे पिताजी पर निर्भर थी। वह मुझे और मेरी माँ को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरे के रूप में देखती थी और उसका इरादा मुझे खुद को नुकसान पहुंचाने की हद तक पागल बनाकर मेरी माँ की मेहनत से कमाई गई संपत्ति हासिल करने का भी था। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित ताऊजी, मैंने पहले उनका उल्लेख किया था, इतने निर्दोष नहीं थे जितना कि लगता है वह इस सब के लिए मुख्य स्रोत थे। कहानी का मोराल, कभी भी किसी के सामने अपने धन या अपनी प्रोग्रेस या अपने बच्चे की बुद्धिमत्ता या सुंदरता के बारे में घमंड न करें, चाहे वह आपके अपने सगे रिश्तेदार ही क्यों न हो। मुझे पूरा विश्वास है कि काला जादू वास्तविक है। यह एक वास्तविक कहानी है जिसे मेरे पड़ोसी ने लगभग 5 साल पहले अनुभव किया था। मैं और मेरा परिवार इस घटना का गवाह था, तो मैं इस घटना से शुरू करता हूं। मैं मुंबई में एक चौल में रहता हूं और चौल में पड़ोसी परिवार की तरह होते हैं। हमारा परिवार काफ़ी बड़ा था, जिसमें पड़ोस की एक आंटी थी जिनका नाम नैना था। उसके साथ सब कुछ अच्छा था और अचानक उसे खून की उल्टी होने लगी। यह सिलसिला 3 सप्ताह तक जारी रहा। उसने डॉक्टर से संपर्क किया और डॉक्टर ने उसे कुछ टेस्ट की सलाह दी, लेकिन टेस्ट के रिजल्ट्स में कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया और डॉक्टर इस रिपोर्ट पर पहुंचे कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है, 1 साल से भी कम। कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार अजीब होने लगा। वह रात में अचानक उठ जाती थी और खुद से किसी और भाषा में बात करती थी। यह कई हफ्तों तक चलता रहा। फिर मेरे चाचा ने एक पुजारी को बुलाया जो पास में ही रहता था। उसने कुछ अजीब चीजें की, जैसे वह उसके सिर पर झाड़ू थपथपा रहा था और चमत्कार हो गया। उसने अपने बाल खोले और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी। उसने कहा, नरेश, उसके पति, आपके गृहनगर के रिश्तेदारों ने नैना पर काला जादू किया है, क्योंकि आप अपने पूर्वजों की संपत्ति से अपना हिस्सा चाहते थे जो गृहनगर में है। जब हमने यह सुना तो हम सभी चौंक गए। पुजारी ने कहा कि वह ठीक रहेगी यदि वह आने वाली अमावस की रात, जो लगभग 1 सप्ताह बाद थी, उनके घर से बाहर नहीं निकलेगी। अमावस की रात आई और हमने उसे बिस्तर से बांध दिया। वह एक भयानक रात थी। उसने कई बार भागने की कोशिश की। वह असाधारण शक्ति से भरपूर थी। वह पूरी ताकत से बिस्तर को हिला रही थी और हम पूरी रात बिस्तर को पकड़े रहे। उस रात के बाद मैं यह देखकर हैरान रह गया कि यह सच था। वह अब पूरी तरह से ठीक थी। वह अब हमसे दूर कहीं और शिफ्ट हो गई है, लेकिन वह साल में 1 बार हमसे मिलने आती है। यह पहली घटना है जो मैंने देखी। बचपन में मुझे डरावनी कहानियां बहुत पसंद थीं, लेकिन एक घटना सचमुच बुरा सपना थी। मैं कोलकाता में रहता हूं। मेरी दादी बेसिकली एक रिमोट विलेज से हैं जो मेन सिटी से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। मैं 12 या 13 साल का था जहां तक मुझे याद है, और मेरी गर्मी की छुट्टियां अभी शुरू ही हुई थीं। इसलिए मेरी माँ और मेरी मासी ने मुझे और मेरी बहन को उस गांव में ले जाने का फैसला किया। अब सबसे पहले उस स्थान का वर्णन करते हैं। वह जगह बहुत सारे पेड़ों, झाड़ियों से बहुत हरी भरी थी। प्रत्येक फैमिली के पास अपने पर्सनल तालाब हैं। वहां की पॉपुलेशन इतनी कम है कि अगर सभी एक जगह इकट्ठा हो जाएं, तो आप 1 मिनट के अंदर उनकी गिनती पूरी कर सकते हैं। यह पिक्चर मेरे द्वारा हमारे आंगन से लिया गया है। अब अगर आप जूम इन करेंगे तो आपको एक अधूरी इमारत नजर आएगी। लोगों का कहना है कि यह हॉन्टेड है और इसीलिए इसका निर्माण कभी कोई पूरा नहीं कर सका। मैं और मेरी बहन ये सब समझने के लिए बहुत छोटे थे, इसलिए हमें उस एरिया में जाने की मनाही थी। लेकिन हम तो वैसे ही जिद्दी बच्चे थे। जब हमने हॉन्टेड शब्द सुना तो हमें पता चल गया कि हमारा अगला मिशन क्या था। ऐसी ही एक दोपहर, जब सब लोग दोपहर का भोजन करने के बाद सो रहे थे, मैं और मेरी बहन चुपचाप अपने घर से भाग निकले और खेलने के लिए वहां चले गए।
यह 2 मंजिला इमारत मानी जाती थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह अधूरी थी, इसलिए कुछ सीढ़ियां ही बनाई गईं। हम मौज मस्ती कर रहे थे, तभी हमें एक तेज आवाज सुनाई दी। हम डर गए थे और हम जानते थे कि अब भागने का समय आ गया है। लेकिन जैसे ही हमने भागने की कोशिश की, मेरी बहन कुछ चट्टानों पर फिसल गई और गिर गई। हालात बदतर होते जा रहे थे। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हर गुजरते मिनट के साथ भारी होती जा रही थी। हम दोनों ने कुछ धार्मिक मंत्रों का जाप किया जो हमें सिखाए गए थे, और जादुई रूप से मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हमने और समय बर्बाद नहीं किया और भाग गए। हमने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन हम बेहद डरे हुए थे। चूंकि यह एक गांव है, इसलिए लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। सनसेट के बाद यह स्थान पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। रात का खाना खिलाकर हम दोनों को ऊपर सोने के लिए भेज दिया गया। हमने लाइट चालू रखने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन नहीं, मेरी मां ने नहीं सुनी और लाइट बंद कर दी, लेकिन बालकनी की लाइटें चालू रखीं। फिर वह डरे हुए छोटे बेवकूफों को एक दूसरे के साथ अंधेरे में रखते हुए नीचे चली गई। हम सोने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब व्यर्थ। अचानक मैंने देखा कि बालकनी पर कोई बाहर की ओर खड़ा है। मैं 5 मिनट से ज्यादा समय तक उस चीज को देखता रहा और अपनी बहन को उस तरफ देखने का इशारा किया। हम दोनों वहां किसी को हमारे सामने खड़े हुए देख सकते थे। हमें एहसास हुआ कि यह एक महिला थी, क्योंकि हम कुछ लंबे बाल लहराते हुए देख सकते थे, जैसे कि बाहर हवा चल रही हो। हम मदद के लिए चिल्लाने ही वाले थे कि तभी हमें एक आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया, शश चिटकर नोए, न होल आर बेचे थक भी ना। चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम जीवित नहीं रहोगे। उसके बाद हम शायद बेहोश हो गए। उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब भी मैं अपनी मां से यह पूछने की कोशिश करता हूं कि उस रात क्या हुआ था, तो वह उस टॉपिक को पूरी तरह से टाल देती है। अब 6 साल बाद जब मैं दोबारा उस जगह पर गया, तो मुझे पता चला कि उस इमारत में एक महिला की हत्या कर दी गई थी, और तब से इसे हॉन्टेड कहा जाता है। मैं अब वास्तव में डरावनी कहानियों की कल्पना नहीं करता। उस जगह की कुछ और तस्वीरें। सर्दी की रात थी। मेरी दोस्त रिया भी ऑफिस से आई थी और टीवी देखते हुए कॉफी का घूंट ले रही थी। घर की घंटी बजी। इतनी सर्दी की रात में 10 बजे कौन हो सकता है? उसने फुसफुसाया और दरवाजा खोलने चली गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त तन्वी को वहां खड़ा देखा। OMG, कितना अच्छा सरप्राइज है। रिया चिल्लाई और तन्वी को गले लगा लिया। वह उसे खींचकर सोफे पर ले गई। रिया बहुत खुश थी, लेकिन तन्वी एक्सप्रेशनलेस थी। जब रिया ने देखा कि तन्वी चिंतित दिख रही थी, वह भी चिंतित हो उठी। तनु, सब ठीक तो है? तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? रिया, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहती थी। ठीक है, लेकिन हम प्लान के हिसाब से 3 दिन बाद मिलने वाले थे। और प्रकाश कैसा है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बस मेरे लिए एक कॉफी बना दो। रिया ने तन्वी को आराम करने के लिए कहा और वह एक कप कॉफी लेने के लिए रसोई में चली गई। वह वापस आई, लेकिन तन्वी वहां नहीं थी। अचानक फोन की घंटी बजी। नमस्ते नमस्ते शशांक। अरे रिया, मेरे साथ मोतिहारी चलेंगी? क्यों, क्या हुआ? क्या तुझे नहीं पता? तनु का आज एक्सीडेंट हो गया और अब हमारे बीच नहीं है। तन्वी, प्रकाश, रिया और मैं स्कूल के बहुत अच्छे दोस्त थे। तन्वी और प्रकाश रिलेशनशिप में थे और 2 महीने में शादी करने वाले थे। हम सभी लगभग 3 वर्षों से नहीं मिले थे। रिया और मैं कभी कभी मिलते हैं, क्योंकि हम एक ही शहर में थे। इसलिए हमने एक साथ एक यात्रा की योजना बनाई थी। लेकिन यात्रा से ठीक 3 दिन पहले
तन्वी एक दुर्घटना का शिकार हो गई और हम सभी को छोड़कर चली गई। ये वो घटना थी जो रिया ने मुझे बताई थी। मुझे नहीं पता कि इसे डरावनी कहानी में गिना जाएगा या नहीं। मेरे पिता को अजीब अनुभव हुआ था, एक खौफनाक घटना जिसका एहसास होने के बाद उनके लिए यह चौंकाने के साथ साथ दर्दनाक भी था। उन्होंने इस घटना के बारे में कभी बात नहीं की, बात को टाल देते थे। यह कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। थोड़ी बैकग्राउंड डिटेल बता दूं, यह घटना 1970 के दशक के अंत या 1980 के दशक की शुरुआत में मुंबई शहर में हुई थी। उस समय के दौरान मुंबई, या जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, में इतने विशाल टावर या बिल्डिंग नहीं थी। लोग चौल व्यवस्था जैसी जगह में रहते थे, जहां एक मंजिल पर विशाल लॉबी होती थी जिसमें 10-15 या अधिक घर लगभग 100-200 वर्ग फुट आकार के सामान्य शौचालय प्रणाली के साथ थे। इसलिए घरों में छोटे छोटे बाथरूम होते थे जहां खड़े होकर स्नान किया जा सकता था, लेकिन शौच या पेशाब करने के लिए कॉमन टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। वास्तव फिल्म उस प्रकार की जगह। मेरे पिता मुंबई पुलिस में थे। ट्रेनिंग के लिए चुने जाने के बाद उन्हें महीनों के कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। मेरे पिता हाल ही में भर्ती हुए थे और 2-3 महीने की ट्रेनिंग से लौटे थे। पुलिस स्टेशन में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले उन्हें 1 सप्ताह की लंबी छुट्टी मिली थी। जब वह वापस आए, मेरी दादी अपने बेटे से मिलने के लिए उत्साहित थी। देर रात हो चुकी थी, लगभग 11:30 बजे रात के जब वह लौटे। मेरी दादी के अनुसार वह सबसे पहला काम सामान्य शौचालय का उपयोग करने गए। उस समय 70-80 के दशक में लोग जल्दी सो जाते थे, क्योंकि उनमें से कई की कपड़ा मिलों में सुबह की शिफ्ट होती थी। इसीलिए बहुत से लोग देर रात तक सामान्य शौचालयों का उपयोग नहीं करते। मेरे पिता का घर फ्लोर पर बहुत दूर था और सामान्य शौचालय फ्लोर के ठीक बीच में था। शौचालय तक पहुंचने से पहले कुछ घरों से गुजरना पड़ता था। तो मेरे पिता चले गए। उन्होंने अपना काम समाप्त किया और बाहर चले गए। अब जब वह लौट रहे थे तो उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। वह पीछे मुड़ते हैं और सामने उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसका नाम छाया था। वे बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। पिछले साल उसकी शादी हुई थी और तब वह गर्भवती थी। वह उनकी सबसे करीबी दोस्तों में से एक थी। वह अपने जीवन की हर छोटी छोटी बात उसके साथ शेयर करते थे। वह उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बातें की। मेरी दादी को बहुत कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्होंने आधे घंटे या उससे अधिक समय तक बात की। वह काफी देर से घर लौटे और खुश थे। दादी ने सोचा कि वह किसी मित्र से मिले थे। पूछा, किससे मिला? मेरे पिता ने खुशी से बताया कि वह छाया से मिले और उन्होंने काफी देर तक बातें की। वह इतने लंबे समय के बाद उससे मिलकर खुश थे। तब कोई फोन नहीं था। उनकी दोस्त शादीशुदा थी, दूसरी जगह चली गई थी, मुश्किल से संपर्क में थे, इसीलिए वे लंबे समय के बाद मिले। मेरी दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह रात का खाना खा रहे थे तब उन्होंने मेरी दादी से पूछा कि उन्होंने छाया से उनकी मुलाकात के बारे में अधिक जानकारी क्यों नहीं ली। मेरी दादी ने तब बताया कि छाया की मृत्यु हो गई है। जब वह गर्भवती थी तो उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया, क्योंकि उसका परिवार दहेज नहीं दे सका। 1 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई और पास में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले वह उनके घर आई थी और दादी से मिली थी। छाया ने कहा कि उसे रमेश, मेरे पिता का नाम, की बहुत याद आती थी। काश वह यहाँ होता। इसका असर मेरे पिता पर पड़ा। इसके बाद वह कई हफ्तों तक बिस्तर पर पड़े रहे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था
कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त अब नहीं रही। उन्होंने मेरी दादी को बताया था कि उनके साथ उसकी आखिरी बातचीत कितनी वास्तविक थी। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि उनके सबसे अच्छे दोस्त को किस तरह की मौत का सामना करना पड़ा, किस तरह के दुर्व्यवहार से वह गुजरी होगी और कैसे वह उनके साथ नहीं रह सके। वह कुछ नहीं कर पाए क्योंकि छाया के माता पिता ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। उसने उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी दादी ने बताया कि ठीक होने के बाद उन्होंने उसके पति से मुलाकात की और उसकी पिटाई की, लेकिन वह बस इतना ही कर सकते थे। यह बहुत पहले की बात है, जब 80 के दशक में कानून अब की तुलना में कड़े नहीं थे। तब लोग संघर्ष करते थे। मैं एक बहुत ही भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूं जिसने मुझे प्रभावित किया। तो यह साल 2020 था। स्थान उत्तर प्रदेश, लखनऊ। किरदार मैं, देवांश, अविनाद मेरा मित्र, अग्रिम मेरा मित्र और कुछ रिश्तेदार भी। तो यह एक लंबी कहानी होगी। शांत और आराम से बैठें और इसे अपने जोखिम पर पढ़ें। अपने बुरे सपनों के लिए मुझे दोष न दें। मैं और मेरा परिवार मेरे 2 दोस्तों एग्रीम और अविनाद के साथ लखनऊ में किसी जगह, नाम नहीं बता सकता, की छुट्टियों की यात्रा पर थे। वहां हम लोग एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। यह बहुत ही सिंपल और पुराना था और इसे कुछ ग्रामीणों ने फॉरेन विजिटर्स के लिए बनाया था। उसमें कुछ भी बुधा नहीं था, लेकिन रियलिटी में गेस्ट हाउस चारों ओर घास के मैदानों से घिरा हुआ था और सड़क से गेस्ट हाउस तक मुश्किल से 1 किलोमीटर नैरो रास्ता था जो घास के मैदानों से घिरा हुआ था। इसलिए जब हम गेस्ट हाउस पहुंचे तो मेरे परिवार ने मेरे चाचा के घर के पास कहीं जाने का फैसला किया। अब गेस्ट हाउस में हम 3 लोग थे, मैं और मेरे 2 दोस्त और एक व्यक्ति, और नाम नहीं बता सकता। मान लीजिए कि बहुत साहसी था क्योंकि वह सेना में था। जैसा कि पहले बताया कि गेस्ट हाउस डरावना लग रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी भुतहा नहीं था। हमने अपना डिनर समाप्त किया और बिना किसी भय के अपने अपने बिस्तरों की ओर बढ़े। कमरे का नक्शा, यह एक सिंपल बेडरूम था जिसमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड और कुछ आवश्यक सामान जैसे छोटी मेज, स्टूल आदि थे। इसलिए मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने फैसला किया कि एक डबल बेड पर सोएंगे और दूसरे बेड पर आर्मी वाला सोएगा। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। मैं अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था, लेकिन मुझे एक बहुत बुरा सपना आया कि पीछे के मैदान, जो गेस्ट हाउस के पीछे था, से कोई भूत जैसी चीज आ रही है और हमें देख रही है। अब मैं पहले से ही कायर था और इससे मुझे भी डर लगा। हालांकि मैंने इसे एक बुरा सपना समझकर इग्नोर कर दिया। अब मैंने बिना झिझक अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक खिड़की थी और वहां से साफ साफ अंधेरे खेत दिखाई दे रहे थे। जब मैंने वहां देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि एक व्यक्ति या कोई चीज दूर लाल चादर में लिपटी हुई मैदान पर लेटी हुई है और लगातार चमक रही है। यह बहुत अजीब था। फिर मैंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और सोने की बहुत कोशिश की। कुछ देर बाद मेरे दोस्त ने मुझे जगाया और बताया कि उसने भी वही देखा है जो मैंने सपने में देखा था। अब मेरा संदेह सच हो गया। मुझे एहसास हुआ कि उन खेतों में सचमुच कुछ गड़बड़ थी। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैंने खिड़की से क्या देखा। उसने भी खिड़की की तरफ नजर डाली, लेकिन असल में उसे कुछ नजर नहीं आया। अब स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। आखिरकार हमने जागने का फैसला किया। हम तीनों उठे और हमने अपना अनुभव साझा किया। समय रात के 11 बजे का था। अब जैसा कि मैंने बताया, वह सेना वाला व्यक्ति बहुत साहसी था। उसने मुझसे और मेरे दोस्तों कहा
उस पॉइंट पर चलें जहां मैंने वह असामान्य चीज देखी थी। बेशक मैं कायर था, मुझे उस विचार पर पछतावा था, लेकिन उन्होंने मुझे चलने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि मैंने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे भागने नहीं दिया। इसलिए हमने उस पॉइंट पर चलने का फैसला किया। यह सचमुच बहुत ही अजीब रास्ता था। वहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था और वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। हम कीचड़ भरे पैरों के साथ मैदान पर चल रहे थे। जब हम उस स्थान पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां लाल कपड़े से लिपटा हुआ एक शव पड़ा हुआ था। बिना एक सेकंड की देरी के मैं और मेरे दो दोस्त वहां से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगे और सीधे अपने अपने बिस्तर पर जा गिरे। मैं बहुत जोर से कांप रहा था। मैंने अपने जीवन में ऐसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव नहीं किया और मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही था। 30 मिनट तक लगातार चुपचाप मंत्र दोहराने के बाद मेरे मन में विचार आता है कि वह सेना वाला व्यक्ति हमारे साथ उस स्थान से वापस नहीं लौटा, और मैंने अपने दोस्त से इस बारे में सवाल किया कि उन्हें भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। अब एक अन्य मित्र अविनाद ने खिड़की से उस व्यक्ति को देखने और उसका पता लगाने का साहस किया, लेकिन उसने जो देखा वह सचमुच अजीब था। उसने देखा कि सेना वाला व्यक्ति गेस्ट हाउस की ओर भाग रहा है और शव भी उसके पीछे ही भाग रहा है, उड़ नहीं रहा है। वो बॉडी का सीटीवी उसके पीछे आ रही थी। अब उस दृश्य को देखने के बाद अविनाश ने वास्तव में अपनी पैंट में पेशाब कर दिया और बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप अपने बिस्तर पर चादर से अपना चेहरा ढक लिया और मंत्र दोहराते हुए लेट गया। उसकी हालत देखकर हम दोनों दोस्त भी डर गए। अब 5 मिनट बाद सेना वाला व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया और बस अपनी चादर खोली और उसके अंदर घुस गया। उनकी हालत बहुत खराब थी, वह रो भी रहे थे। अब रात बहुत कठिन लग रही थी, लेकिन फिर भी हमने इसे पार कर लिया और आखिरकार खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ गई। लेकिन किसी ने भी अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की और देखें कि वास्तव में क्या हो रहा है। कुछ देर बाद हमारे घर वाले आए तो हैरान रह गए कि सुबह 10 बजे भी हम लोग सो रहे थे। जब उन्होंने हमारा चेहरा देखा तो वे बेहद चौंक गए। उन्हें संदेह है कि हमारे चेहरों की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई, और सेना वाला शख्स अभी भी अपनी चादर के अंदर ही था। तभी रिलेटिव्स ने उसकी चादर खोल दी और सचमुच शॉक्ड और चिंतित था। सेना वाला व्यक्ति अभी भी कांप रहा था और उसे 104 बुखार था, और जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो वह अपना मुंह तक नहीं खोल पाया। अब मेरे पिता और चाचा ने उस सेना वाला व्यक्ति को शहर के एक अस्पताल में पहुंचाया। यह शहर का एक अच्छा अस्पताल था। वहां डॉक्टरों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने सारी कहानी मेरे पापा को बताई, लेकिन हमें यह भी नहीं पता था कि उस सेना वाला व्यक्ति के साथ क्या हुआ, क्योंकि हम गेस्ट हाउस में भाग गए थे। फिर मेरे पिता ने सेना वाला व्यक्ति को एक पंडित जी के पास जाने दिया। तब पंडित जी ने बताया कि वह सदमा में है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कुछ बहुत ही खतरनाक देखा है और हो सकता है कि वह चीज उस पर प्रभाव डाल रही हो। तभी पंडित जी उस स्थान पर आए जहां सारी घटना घटी थी, और ध्यान करके और कुछ अनुष्ठान करके उन्हें पता चला कि उस सेना वाला व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जब मैं और मेरे दोस्त उस जगह से भाग गए तो सेना वाला व्यक्ति ने यह पता लगाने की कोशिश की कि असल में उन खेतों में क्या गड़बड़ी है, और वह शव के करीब गया और उन पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। सेना की मानसिकता, और दुर्भाग्य से उसने अपना पैर कहीं रख दिया जहां एक व्यक्ति का शव खोदा गया था, और इंसान की आत्मा उसके शरीर के अंदर आ जाती है। लेकिन वह असामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली आत्मा और मानसिकता है, इच्छा शक्ति भी है। उन्होंने हमें सलाह दी कि हम महाकालेश्वर मंदिर जाएं और उन्हें भी यथाशीघ्र अपने साथ ले जाएं, क्योंकि यह एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। हम भी बिना देर किए वहां पहुंच गए। अब हमने वहां अभिषेक किया और हमें कुछ विभूति मिली। जैसे ही हमने उनके सिर पर विभूति लगाई, उनकी चेतना लौट आई और उन्होंने कहा
कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और उन्हें अपने कार्यालय जाना होगा। आखिरकार हमें बहुत राहत मिली और हम वहां से चले आए। पंडित जी ने बताया कि यह एक अस्थायी उपाय था। अब हमें मेहंदीपुर बालाजी के पास जाना होगा। जब हम लखनऊ पहुंचे तो रात के 9 बज रहे थे, इसलिए हमने किसी और सुबह राजस्थान जाने का फैसला किया। महाकालेश्वर के पंडित जी ने सेनावाला को एक काला धागा दिया है और उससे कहा है कि इसे अपनी कलाई से न खोलें, लेकिन असल में सेनावाला ने ऐसा किया। वह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने विभूति को रगड़ा और धागा खोल दिया। उसके लिए एक व्यक्ति को गार्ड के रूप में सेलेक्ट किया गया था। मैं और मेरा दोनों दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे और बहुत थके हुए थे। लेकिन कुछ समय बाद शैतान फिर से सेनावाला पर लौट आया और अब जब मैं सो रहा था तो उसने मुझे एक बहुत जोरदार थप्पड़ मारा और मैं बिल्कुल उसके बगल में था। थप्पड़ इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उससे 6 फीट दूर जा सकता था। अब वो मुझे लगातार तेज गति से थप्पड़ मारने लगा। मैं पहचान ही नहीं पा रहा था कि मुझे थप्पड़ कौन मार रहा है। जल्द ही मेरे पिता और गार्ड ने शोर सुना और मेरी मदद की। मेरे गाल बहुत दर्द कर रहे थे। उसने मुझे 5-10 मिनट तक लगातार थप्पड़ मारे। अब जैसे ही घड़ी की सुई ने 5 बजाए, हमने मेहंदीपुर बालाजी के लिए अपनी यात्रा शुरू की और हमारे साथ भी वही सब हुआ। लेकिन आखिरकार हमें भूत से छुटकारा मिल गया। पंडित जी ने कहा कि यह क्षेत्र वास्तव में प्रेतवाधित था, क्योंकि बहुत पुराने समय में कुछ लोग उसी गेस्ट हाउस में आए थे और किसी को मारने की योजना बना रहे थे। लेकिन घर के गार्ड ने यह सुन लिया और दुर्भाग्य से उनमें से एक व्यक्ति ने उसे यह सुनते हुए देख लिया। इसलिए उन्होंने गेस्ट हाउस में उसकी हत्या कर दी और उसके शव को पीछे के खेत में खोद डाला। तो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण यही था। लेकिन फिर भी मैं सेनावाला द्वारा मुझे दिए गए उन थप्पड़ों को नहीं भूलूंगा। सीख: देर रात को कभी भी अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर न देखें। लोग कहते हैं कि पहाड़ और घाटियां शापित हैं। आंकड़े बताते हैं कि सड़कों पर या पहाड़ी इलाकों में किसी व्यक्ति के दुर्घटना का शिकार होने की संभावना अधिक होती है। मुझे कॉलेज के वे दिन याद हैं जब मैं एक भोला बच्चा था और पैरानॉर्मल कहानियों में रुचि रखता था। रात के दौरान मैं अपने दोस्तों के साथ सोता था और हम बिस्तर पर एक दूसरे को भूत की कहानियां सुनाते थे, प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक दोस्त था और एक रात जब हम सुपरनैचुरल चीजों के बारे में बात कर रहे थे, उसने अपने क्षेत्र से चुड़ैल के बारे में एक कहानी शेयर करने का फैसला किया। उन्होंने मुझे बताया कि चुड़ैलें अपने शिकार की तलाश में धारचूला पिथौरागढ़ के घने अंधेरे जंगलों में घूमती रहती थी। आमतौर पर एक बेहद खूबसूरत और मोहक महिला के रूप में दिखने वाली वे रात के समय भटके हुए यात्रियों के सामने अचानक प्रकट हो जाती थी। मंत्रमुग्ध होकर यात्री इस खूबसूरत महिला के साथ जाता था और उसका अंत हो जाता था। एक दिन उसका एक दोस्त आधी रात को शौच के लिए उठा और शौच के लिए झाड़ियों के पास चला गया। अपना व्यवसाय करते समय उसकी नजर एक खूबसूरत महिला से मिली जो उससे कुछ फीट की दूरी पर खड़ी थी और उसे अपने पास आने के लिए इशारा कर रही थी और हर समय मुस्कुरा रही थी। उसने अपने ऊपर एक सुंदर एंटीक नेकलेस पहना हुआ था। वह व्यक्ति, जो स्थानीय निवासी था, आसपास के लोगों से सुनी गई कहानियों से अच्छी तरह वाकिफ था और उसने तुरंत खतरे को भांप लिया। यह जानते हुए कि वह कभी भी डायन से आगे नहीं निकल सकता, उसने भोलेपन का नाटक करने का फैसला किया। वह उसके पास आया, अंदर से कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और वह चुड़ैल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका जादू वास्तव में काम कर रहा है। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ रहा था, चुड़ैल उसे लुभाने के लिए नृत्य करने लगी। आखिरकार वह आदमी उसके पास पहुंचा और उसने जो नेकलेस पहना हुआ था उसे तुरंत पकड़ लिया।
चुड़ैल अब अपने असली भयानक रूप में लौट आई और बुरी तरह चिल्लाने लगी। अब गांव के बुजुर्गों के अनुसार एक चुड़ैल की शक्ति प्राचीन नेकलेस के अंदर सील होती है। उसकी बेशकीमती संपत्ति जिसे वह हर समय लटकाए रखती थी, जाहिर तौर पर उसकी एकमात्र कमजोरी थी कि वह इसे छिपा नहीं सकती थी, और शायद मदद करने का नेचर का तरीका मनुष्य खतरे को पहचाने और सावधान रहे। चुड़ैल अब जोर से चिल्ला रही थी, दर्द से सूख रही थी और लड़के से हार खींचने की कोशिश कर रही थी और उसे धमकी दे रही थी कि उसके साथ यह काम करने के बाद उसका कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी नहीं। हालांकि वह लड़का मौत से डरा हुआ था, फिर भी जिद्दी था। उसने उस कमजोरी को पकड़ने का फैसला किया जो शायद उसकी जान बचा सकती थी। अंततः चुड़ैल ने हार मान ली और अपना हार छुड़ाने के बदले में लड़के से उसकी इच्छा मांग ली। लड़के ने, जो काफी होशियार था, उससे कहा कि एक बार जब वह अपनी पकड़ ढीली कर दे तो चुड़ैल गायब हो जाएगी और कभी भी उसके गांव और आसपास के इलाकों में नहीं लौटेगी। आखिरकार चुड़ैल मान गई। लड़का उसे घसीटकर उस जगह ले गया जहां ग्रामीणों ने एक स्थानीय देवता का मंदिर बनवाया था और अंत में उसका हार छोड़ दिया। चुड़ैल ने हार महसूस करते हुए जोर से चिल्लाया और तुरंत गायब हो गई। लड़का अपने पैर की उंगलियों पर सिर रखकर अपने घर की ओर भागा, गेट बंद किया और कंबल ओढ़कर सो गया। अगले दिन उसके माता पिता उठे तो उनका बेटा लगभग नींद में डूबा हुआ था। उसका शरीर बुखार से जल रहा था। लोकल डॉक्टर और एक पुजारी को बुलाया गया और अंततः लड़का जाग गया। उसने सारी कहानी अपने माता पिता और पुजारी को बताई। पुजारी ने उसके माता पिता से कहा कि आपका बेटा भाग्यशाली है, लेकिन उसे मौत ने ही छू लिया है। उसकी शुद्धि के लिए एक अनुष्ठान करना आवश्यक है। सब कुछ हो गया, लेकिन वह आदमी कभी भी सामान्य रूप से शांत नहीं हुआ। रात को हल्की सी चीख भी उसे डरा देती थी। डायन ने अपना बदला ले लिया था